ऐसे ही का तमाम ये संबोधिमाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। कल का मनी सेंट्रल आप तक कुछ विलंब से पहुंचा, कुछ टेक्निकल ग्लिच थे। तो जिन दर्शकों ने भी कल का मनी सेंट्रल अब तक नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं हमारी टाइमलाइन पर। कल का पूरा एपिसोड अच्छे से अपलोड कर दिया गया है। और कल का मनी सेंट्रल देखना इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कल विस्तार से मैंने और अंशुमान जी ने चर्चा इस बात पे की थी कि आरबीआई की पॉलिसी का दरअसल आपकी और हमारी जेब पर और अलग अलग वर्ग पर कि कर्ज जब महंगा होता है तो उन पर असर कैसे पड़ता है, इस पर चर्चा की थी। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं अंशुमान जी का। सर, स्वागत है आपका। आज बड़ी खबरों की भरमार थी। कौन सी सबसे बड़ी खबर आपने चुनी है अपने लिए विस्तार से चर्चा करने के लिए? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। सच में आज बड़ी खबरों की भरमार थी। आज हमारे पास कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जिनके लिए समय कम है। सबसे बड़ी खबर हमारे पास बिजली क्षेत्र से आती है, जहां एक तरह से कोयले के आपातकाल जैसी घोषणा हो गई है। कोयले के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसको लागू कर दिया है। वो क्या होता है और क्यों इतनी समस्या है और इसका आगे क्या होगा, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी हमारे पास है। तेल की को लेकर अमेरिका और ओपेक देशों के बीच एक नए किस्म की दरार, एक नए किस्म की जंग या नए किस्म के टकराव की भूमिका बनने लगी है। और इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। और कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके लिए देख लेते हैं ऑन द शो। तो आज शुरुआत होगी देश में गहराए बिजली संकट से। देश में लगी कोयले की इमरजेंसी। कहां से आएगा कोयले आयात का पैसा? फिर जानेंगे कि क्यों अचानक टूटी आरबीआई की नींद। ओपेक और अमेरिका के बीच क्यों है तनातनी। डॉलर के सामने क्यों बेदम हो रहा है रुपया, और कैसे बदल रही है पेमेंट की दुनिया की पूरी सूरत। ये आप जानेंगे आज की मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। शुरुआत देश में गहराए कोयले संकट से, बिजली संकट से। देश में बिजली संकट कितना गहरा हो चुका है, इसका अंदाजा आप कोयले की सप्लाई के लिए लागू किए गए इमरजेंसी कानून से लगा सकते हैं। कोयले की कमी की वजह से बंद पड़े बिजली प्लांट्स में कोयले की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार ने कोयले का इमरजेंसी कानून लागू कर दिया है। आयातित कोयले पर चलने वाले करीब 43% बिजली प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। बंद पड़े बिजली प्लांट्स में 17.6 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जो देश की कुल बिजली सप्लाई का लगभग 9% है। सर, क्या है ये बिजली कोयले का कानून और जो लगाया गया है, और इससे कैसे असर पड़ेगा? शुभम, जैसा लगातार हम मनी सेंट्रल में बराबर ये कह रहे हैं कि भारत के बिजली क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है, और तमाम बयानों और के बावजूद ना तो कोयले की आपूर्ति सामान्य हो पा रही है और ना सरकार इस संकट का सिरा सुलझा पा रही है कि समझे तो कि कहीं से सुलझाया जा सके। अब हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि व्यवहारिक रूप से माने तो भारत में कोयले की इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक प्रावधान है, जिस प्रावधान के तहत सरकार संयंत्रों को या बिजली संयंत्रों को आपातकाल स्थिति में किसी भी सूरत में कोयला आयात करके चलाने के लिए बाध्य कर सकती है या उन्हें आदेश दे सकती है। उस प्रावधान का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि भारत में करीब 43% ऐसे प्लांट हैं जो इम्पोर्टेड कोल पर चलते हैं, उनकी कैपेसिटीज़ इम्पोर्टेड कोल पर हैं, और उनमें 17.6 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो भारत की टोटल कैपेसिटी है बिजली की, उसका करीब लगभग 9% है। इन्हें चलाने के लिए आदेश हो गया है। ये इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि इनके पास कोयला नहीं, और इंपोर्टेड कोयले के लिए इन्हें पैसा चाहिए, और पैसे और आयात के लिए इनके पास संसाधन होने चाहिए। अब ये कानून लागू कैसे होगा? कोयले की इमरजेंसी तो घोषित कर दी गई। ऐसा पता चला है कि केंद्र सरकार का बिजली मंत्रालय इन बिजली घरों से बात कर रहा है, और इनके लिए बैंकों से फिनांस की कोशिश की जा रही है। इनके पुराने बकायों को लेकर कोई नई तरीके की स्कीम की घोषणा की जा रही है, क्योंकि इस कानून को लागू कर देने से अचानक कोयला इनके प्लांट में बरसने नहीं लगेगा। इन्हें कोयला आयात के ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, और उस आयात के लिए इन्हें फंड्स की ज़रूरत है। लेकिन ये फैसला भारत में कोयले के गंभीर संकट की सबसे बड़ी गंभीरता को जाहिर करता है, जो अब इस स्थिति में आ गया है। और यह ऐसा किया गया है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से सरकार
प्राइवेट पावर प्लांट्स को और जनरेशन कंपनीज को, जो सरकारी जनरेशन कंपनी है शुभम, उनको लगातार कोयला आयात करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और दबाव बना रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई बड़ी गतिविधि कोयले के इंपोर्ट को लेकर नहीं दिखाई दी है, जबकि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और बिजली की कटौती कई राज्यों में काफी गहरी है। बिल्कुल, और इसी खबर का दूसरा सिरा पकड़ते हैं, जिसकी तरफ अंशुमान जी ने इशारा किया कि एक तरफ सरकार कोयले के आयात को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ बिजली उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों से कोयला आयात करने को कह रही है। लेकिन ये कंपनियां कोयला आयात करने से अपने इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। निजी कंपनियों ने सरकार को साफ कह दिया है कि राज्यों की तरफ से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से उनके पास कोयला आयात करने के लिए पैसे ही नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली उत्पादक कंपनियों को कहा है कि वे अपनी ज़रूरत का 10% कोयला आयात करें। पहले 4% कोयला आयात करने की अनुमति थी। सर, कंपनियां आयात कर क्यों नहीं रही हैं कोयला? क्या केवल पेमेंट एक वजह है कि और कोई भी वजह है? पेमेंट सबसे बड़ी वजह है और उनके पास पैसे नहीं, और ये आधिकारिक रूप से कंपनियों ने बिजली मंत्रालय को कह दिया है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कोयले का आयात कहीं हवा में नहीं हो सकता, इन कंपनियों के पास पैसे होने चाहिए। भारत में अगर मौजूदा परिस्थिति में आप माने शुभम, बिजली की आपूर्ति को सामान्य करने के लिए, कोयले की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, तो जो राज्यों से जुड़े हुए सरकारी बिजली घर हैं उन्हें करीब 22 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट करना है, और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो निजी कंपनियां हैं जो बिजली बनाकर सरकारी डिस्कॉम को और ग्रिड को बेचती हैं, उन्हें करीब करीब 16 मिलियन टन कोयले का आयात करना है। तो कुल आयात की जरूरत जो आपको दिखाई देती है वो 22 मिलियन टन की इधर है और 16 मिलियन टन की आयात की जरूरत यहाँ है। केंद्र राज्य सरकारों के पास भी वही स्थिति है जो बिजली कंपनियों के पास है। 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया अभी तत्काल इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का डिस्कॉम के ऊपर है, जो सरकार का प्राप्ति एक पोर्टल है जिसके ऊपर बिजली घरों के बकायेदारी की जानकारी दिखाई देती है। उसके हिसाब से वो बता रहा है कि टोटल जनरेशन कंपनियों का की बकायेदारी अप्रैल के अंत में 1.7 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं उनकी बकायेदारी 60,000 करोड़ रुपए की। अब ये 60,000 करोड़ रुपए जब तक इन कंपनियों के पास आएंगे नहीं, तब तक ये कोयले का आयात कैसे करेंगे, कोयले का पेमेंट कैसे करेंगे? और ये उन आदेशों में और उनकी व्यवहारिकता का फर्क हमें दिखाई देता है कि बिजली मंत्रालय कोयला खरीदने के लिए कह रहा है, कोयला कंपनियां कह रही हैं हमारा बकाया वापस हमें मिले, हमें पेमेंट मिले तो हमें कोयला खरीद कर उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। और यही समस्या, ठीक इसी तरीके की समस्या शायद उन सरकारी बिजली घरों के सामने भी है जिनके भी बकाये राज्य सरकारों के ऊपर हैं या डिस्कॉम्स के ऊपर हैं, जहां से पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तो इस पूरी परिस्थिति में कोयला आ पाएगा, इंपोर्ट हो पाएगा और बिजली बन पाएगी, अभी इसकी सूरत साफ नहीं है। और इधर राज्य सरकारों के कोयले आपूर्ति की और उनके इंपोर्ट की लगातार समीक्षा चल रही है। केंद्र सरकार उनसे बात करने की कोशिश कर रही, लेकिन अभी हमारे सामने उभर कर ये तस्वीर शुभम नहीं आती कि भारत में कोयला इंपोर्ट शुरू हो गया है। हालांकि कोयला इंपोर्ट होना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और बड़ी चुनौती आने वाले समय में है, ये एक अलग पहलू है। सर, एक बिल्कुल चीज़ जो इससे समझ आती है वो ये कि बिजली की शॉर्टेज है। बिजली की जब शॉर्टेज है तो क्या राज्यों को खुले बाजार में भी बिजली खरीदने के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी या वहाँ ज़्यादा महंगी बिजली मिलेगी? 200% का प्राइस इंडियन पावर एक्सचेंज में जनवरी से, और अगर आप अप्रैल तक का पीरियड देखें, जो इंडिया का पावर एक्सचेंज है, जिस पावर एक्सचेंज में बिजली ट्रेड होती है, वहाँ जो स्पॉट प्राइस है, यानी स्पॉट का मतलब ये हुआ कि आज कल हमारे पास देने के लिए अपने लोगों को बिजली नहीं, और आज हम पावर एक्सचेंज में जाकर बिजली 1 गीगावाट 2 गीगावाट बिजली का सौदा करते हैं, कोई राज्य सरकारें बाजार में जाकर सौदा करती हैं, तो स्पॉट प्राइस में 200% की बढ़ोतरी हुई है। ये स्थिति ये है कि जब राज्य सरकारें शिकायत कर चुकी हैं सरकार से कि बिजली कंपनियां पावर एक्सचेंज से बाहर सौदे करने की कोशिश कर रही हैं, 10 रुपये पर यूनिट के आसपास के रेट्स भी के आसपास सौदे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पावर एक्सचेंज में बिजली की शॉर्टेज वहाँ भी है और इसीलिए कीमत बढ़ रही। जब बिजली उत्पादन में है ही नहीं, तो जो भी थोड़ी बहुत सरप्लस बिजली है उसको लेकर उसकी कीमत ज़्यादा है। और बिजली कंपनियां अगर इतनी महंगी बिजली खरीद कर बांट सकती हैं तो फिर वो कोयला खरीद कर बिजली भी बना सकती हैं। तो समस्या ये है कि उनके खजाने खाली हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनकी बकायेदारी सरकार के अलग अलग महकमों के पास, आम उपभोक्ताओं के पास नहीं। ध्यान रखिए, सरकार के भीतर ही फंसी हुई है, सरकार के अलग अलग महकमों के पास ही बिजली कंपनियों का पैसा फंसा हुआ है और उसका असर हमें बिजली की कटौती के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के दूसरे स्रोत पर चलते हैं। कोयले में संकट देख लिया, बात कच्चे तेल की। कच्चे तेल के बाजार में भी हलचल बढ़ी है।
गुरुवार को ओपेक देशों की बैठक हुई। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि ओपेक देश जो हैं वो तेल के उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी करेंगे। ऐसी उम्मीद इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि यूरोप के देश अगर रूस की तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं तो बाजार में जब तक ओपेक देश एक्स्ट्रा तेल नहीं छोड़ेंगे, अधिक उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। लेकिन ओपेक देशों ने दो टूक मना कर दिया कि वो नया तेल उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, जितना पहले से चल रहा है उतना ही बढ़ा रहेगा। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अमेरिका में ओपेक देशों के इस कदम से खुश ना होकर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। क्या तैयारी करी है, कैसे उसका असर डालेगा, ये सब कुछ समझते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि सर ओपेक के फैसले का मतलब क्या है, ओपेक ने तेल का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया। ओपेक देशों की इस बैठक पर कई जगह से निगाहें थीं। भारत के लोगों की तो निगाहें थीं, भारत क्योंकि कच्चे तेल की कीमत कल $111 पर बैरल थी। जब ओपेक देश की बैठक होने के बाद जो नतीजा आया, सबसे ज़्यादा चिंता थी यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि उन्हें रूस के तेल पर निर्भरता खत्म करनी है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम से कम कच्चे तेल की कीमतें तो कम मिलनी चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया में तेल सस्ता हो सके। अमेरिका में की तरफ से गहरी निगाहें थी, क्योंकि अमेरिका एक गारंटी ले रहा है कि यूरोप के देश अगर रूस से तेल की आपूर्ति कम करेंगे तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। और जिस बात की संभावना थी कि ओपेक देशों ने, ओपेक प्लस जब हम कहते हैं तो उसमें रूस भी शामिल है, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि जो तेल का संकट बाजार में आया है वो उनकी वजह से आया है, उसकी दूसरी वजह है, उसकी स्ट्रेटजिक वजह है, और उसमें वो आगे बढ़कर कुछ करने को तैयार नहीं है। इन देशों को सऊदी अरब लीड कर रहा है फिलहाल। इसमें रशिया का एक बड़ा रोल है ओपेक देशों के इन्फ्लुएंस पर, और इसलिए ओपेक देशों ने अपना जो सामान्य बढ़ोतरी का कार्यक्रम है, जो उन्होंने इससे पहले कोविड के दौरान तय किया था, उस सामान्य उत्पादन बढ़ोतरी के कार्यक्रम के हिसाब से वो करीब 432 हज़ार बैरल, 4 लाख बैरल पर डे के आसपास का जो बढ़ोतरी का कार्यक्रम है उसे जारी रखने का फैसला किया है। और इसलिए जब ओपेक देशों ने कोई उत्पादन में बढ़ोतरी से इनकार कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब $110-111 पर पहुंच गई। और उसके साथ शुभम ये भी तय हो गया कि $100 से ऊपर का तेल फिलहाल लंबे समय तक न्यू नॉर्मल है। दुनिया के लिए एक न्यू नॉर्मल परिस्थिति है, जिसमें कि तेल की कीमत $100 से $110 के बीच रहेगी। हम यहाँ याद दिलाएंगे कि हम लोगों ने इकोनॉमिकम में करीब 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले विस्तार से ये बताया था कि ऐसा होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय के लिए कच्चे तेल की कीमत $90 से $110-120 के बीच रहेगी, जो आज हमें फिर एक तरह से सामने आता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और जब हम ये बात कर रहे हैं, ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो $113 प्रति बैरल के स्तर पर ब्रेंट पर कीमतें ट्रेड कर रही। सर दूसरा सीधा सवाल, अब यूरोप के देश क्या करेंगे? वो एक तरफ तो ये सोचे बैठे थे कि हम तेल पर निर्भरता कम करेंगे, प्रस्ताव आ रहे हैं, बार बार दम साध के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ओपेक देश अगर तेल छोड़ेगा ही नहीं, बाजार में तेल और आएगा ही नहीं, तो ये निर्भरता कम कैसे होगी? ईयू के लिए बड़ा निराशाजनक है, क्योंकि ईयू की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं ओपेक के देश डिमांड की सप्लाई के हिसाब से भी बाजार में तेल छोड़ने की व्यवस्था करेंगे, और इसके बाद रूस के तेल पर निर्भरता कम करने की जो मुहिम है या उसे खत्म करने की मुहिम है, उसे झटका लगेगा ईयू में, क्योंकि उस प्रक्रिया में और ज़्यादा तेजी आएगी। और परोक्ष रूप से ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने डिप्लोमेटिकली इस पूरे मामले को ओपेक के साथ हैंडल किया है, क्योंकि तेल की कीमतें ऊंची रहना और शार्टेज रहने का फायदा रूस की अर्थव्यवस्था को भी जा रहा है। हम चर्चा कर चुके हैं, करीब $1 बिलियन के आसपास का एनर्जी रेवेन्यू रूस को प्रतिदिन मिल रहा है यूरोप के देशों के से। और जब कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं शुभम, तो नेचुरल गैस की प्राइसेस भी उसी से रिलेटेड हैं, तो वो भी ऊंची रहती हैं। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए ओपेक जो की उम्मीद की किरण था, वो फिलहाल उसने इस बात से इनकार कर दिया है। अब दूसरी तरफ ईयू को कुछ दूसरे किस्म की डिप्लोमेटिक गतिविधियां या गहमागहमी शुरू करनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन यह है कि जो देश ओपेक से बाहर हैं या जो देश ओपेक को नहीं मानते, ओपेक के नियमों को नहीं मानते, जैसे कतर जैसे देश हैं, वहां से ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने का प्रयास शुरू होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और इसलिए अब यहां से दुनिया में ऊर्जा की राजनीति तीसरे चरण में प्रवेश कर रही है, जहां ऊर्जा उत्पादक अरब देशों और यूरोप और अमेरिका के बीच टकराव की भूमिका बनती दिखती है। सर अमेरिका ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी ये बड़ा झटका था। अमेरिका भी ओपेक के भरोसे ही शायद ये यूरोपीय देशों को प्रेरित कर रहा था कि आप निर्भरता खत्म कीजिए। आपको क्या लगता है यहाँ से एक नए युद्ध की शुरुआत है? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। पोटेंशियल के हिसाब से दुनिया में डिप्लोमेटिकली अगले 5-6 दिनों में, 7 दिनों में ये में सबसे महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, गतिविधियां जिस तरफ जा रही हैं। अमेरिका की सीनेट कमेटी ने गुरुवार को एक बिल पास किया है, जिस बिल में एंटी ट्रस्ट लॉ कहते हैं, जो अमेरिका का कंपटीशन
को स्थापित करने वाला या कंपटीशन तोड़ने वाली कंपनियों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला जो कानून है, जिसे एंटी ट्रस्ट लॉ कहते हैं, उसके आधार पर अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पास किया है। इस बिल का नाम है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स, NOPEC। और इस बिल के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ओपेक प्लस यानी तेल उत्पादक देशों का जो कार्टेल है, जिसमें रूस शामिल है, ये जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं। इस कार्टेल ने बाजार की प्रतिस्पर्धा को खत्म किया है और ये बिल सीनेट से बाहर निकलकर अब शायद आगे मंजूरियों के लिए जाएगा। व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये माना है कि इसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस जो हैं और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े हो सकते हैं। अमेरिका इन देशों पर कार्रवाई कर सकता है, यूरोप के देश इन देशों पर कार्रवाई कर सकते हैं और यहाँ से एक नई जंग शुरू होती है, जहाँ हमें दिख रहा है कि अमेरिका और यूरोप के देश ओपेक के देशों को बाजार में जबरन किल्लत पैदा करने के लिए, शॉर्टेज पैदा करने का दोषी ठहरा सकते हैं। और इसके बाद आगे क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके का एक टकराव हम 70 के दशक में देख चुके हैं, जब ओपेक देशों ने ओपेक अरब देशों ने अमेरिका को तेल का निर्यात बंद कर दिया था। लेकिन ये महत्वपूर्ण पहल है और ये इस पहल का असर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई तरीके की कूटनीतिक खेमेबंदी और खींचतान के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल, यानी कि इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। और इस जंग का असर फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहने के तौर पर ही नजर होगा। लंबे समय के लिए आप भी, हम भी पेट्रोल डीजल महंगा खरीदने के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं और अब आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो ये बता रही है कि भारत में पेमेंट बाजार की, जब हम और आप कोई पेमेंट करते हैं तो हमारी आदतें कैसे बदली, तौर तरीके कैसे बदली, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और कैसे नई तस्वीर उभर रही है पेमेंट के बाजार में। इसी 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इन पिक्सल्स के एक ट्वीट पर कमेंट किया था। इस ट्वीट में भारत में अक्टूबर 2016 से मार्च 2022 के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों को एक ऑडियो विजुअल चार्ट के तौर पर दिखाया गया है। ये चार्ट भारत में डिजिटल पेमेंट की एक ऐसी खामोश क्रांति को दिखाता है जिसने देश में लेन देन का पूरा तौर तरीका ही बदल दिया। और इस पूरी गतिविधि के केंद्र में यूपीआई है, जिसका इस्तेमाल हर महीने बढ़ रहा है। मार्च के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन में करीब 98% और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 92% का उछाल आया था। ये ग्रोथ अप्रैल में भी जारी रही। अप्रैल में यूपीआई ट्रांजैक्शन 111% से ज्यादा बढ़े और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 99% की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2021 के मुकाबले इस साल यूपीआई के जरिए पेमेंट्स की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई, वैल्यू भी करीब दोगुनी हो गई। माजरा ऐसा है कि गूगल पे से लेकर फोन पे तक सबका दांव यूपीआई पर है। पेमेंट के मोर्चे पर सबकी दुकान यूपीआई के सहारे ही सजी है। अब आम लोगों से लेकर छोटे दुकानदार तक सब खुश हैं। फोन निकाला और फटाक से पेमेंट। रेडी ठेला लगाने वालों के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स यानी पीओएस मशीन खरीदना एक सपने जैसा था। यूपीआई ने उनकी जरूरत को ही खत्म कर दिया। आप सोचते होंगे कि ये तो सबके लिए विन विन जैसी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल यूपीआई की इस आंधी में डेबिट और क्रेडिट कार्ड अपना धंधा बचाने की कशमकश में लग गए हैं। नकद नारायण माने कैश के तो अच्छे दिन जाने कब के लग गए। यूपीआई की इस लहर में बैंकों की कमाई घटती दिख रही है, तो वीजा और मास्टर कार्ड के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। बैंकों का दर्द ये है कि कार्ड के नाम पर ग्राहकों से खूब कमाई हो रही थी। 100 तरह के चार्ज और मनमानी की फुल छूट। क्रेडिट डेबिट कार्ड मार्केट पर कब्जा रखने वाले वीजा और मास्टर कार्ड भी गहराई से पूरे हालात को देख रहे हैं। दरअसल क्रेडिट और डेबिट कार्ड की पेमेंट टेक्नोलॉजी इतनी जटिल है कि वीजा और मास्टर कार्ड के धंधे में पूरी दुनिया में आज तक कोई सेंध नहीं लगा पाया। बानगी ये है कि फरवरी में जब रूस यूक्रेन पर चढ़ बैठा तो वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने रूस में अपनी सर्विसेज बंद कर दी। नतीजतन रूस में डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा पूरा सिस्टम ही बैठ गया। तो क्या भारत में ऐसे ही किसी संकट के वक्त यूपीआई एक वैकल्पिक तरीका बन सकता है? मौजूदा आंकड़े तो इसकी हामी भरते दिखाई देते हैं।
रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़े बता रहे हैं कि हाल में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में कुछ कमी आई है। जनवरी के मुकाबले फरवरी के दौरान न सिर्फ ट्रांजैक्शन कम हुए हैं बल्कि ट्रांजैक्शन वैल्यू भी घटी है। अब आते हैं इस बात पर कि यूपीआई के चलते डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भविष्य भी क्यों शक के घेरे में बना हुआ है। तो इसकी कुछ मोटी वजहें हैं। पहली बात तो आपकी जेब से जुड़ी है और वो ये है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आपको सस्ते पड़ते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर आपको सालाना चार्ज और दूसरी तमाम फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी बात, आपके पास कार्ड हो ना हो, फोन है तो आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बल्कि रिजर्व बैंक तो बिना इंटरनेट के भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के तौर तरीकों पर काम कर रहा है। यानी आपके पास अगर सस्ता फीचर फोन भी है तो भी आप यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं। ये गांव देहात के हाशिए पर मौजूद तबके के लिए बड़ी राहत की बात होगी। तीसरा, यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसे निकालने की भी तरकीबों पर काम चल रहा है। अब डेबिट कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत इसी काम के लिए पड़ती थी, अब वो भी हाथ से निकल जाएगा। रिजर्व बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर बैंकों की मनमानी भी रोकने की तैयारी कर चुका है। ग्राहकों की मर्जी बगैर उन्हें कार्ड देने और बेमतलब के चार्ज वसूलने की गतिविधि पर रिजर्व बैंक ने हाल में ही शिकंजा कसा है। यानी देश में पैसों के लेन देन की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। आने वाला वक्त डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए खुद को टिकाए रखने के संघर्ष का होगा। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। 4 मई को आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% यानी 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट पर नजर डालें तो उन्होंने इस फैसले का ठीकरा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार बढ़ रही महंगाई पर फोड़ा है। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर जो हैं, उन्होंने ये कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एडिबल ऑयल और चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ रही हैं और ये लंबे समय तक बढ़ती रहेंगी, इसलिए रेपो रेट में बढ़ोतरी की जा रही है। सर, समझना ये ज़रूरी है क्योंकि अब डॉक्यूमेंट आ गए हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, समझना ये ज़रूरी है या ये हम समझना चाहेंगे कि महंगाई में नया क्या है। महंगाई तो पिछले साल से बढ़ रही थी। कच्चे तेल की महंगाई पिछले साल दिसंबर जनवरी से बढ़नी शुरू हो गई थी। मेटल्स की महंगाई तो युद्ध के साथ साथ हर मेटल अपने ऑल टाइम हाई पे था। तो अचानक फिर ये जब अगली महीने फिर पॉलिसी थी या इससे 20 दिन पहले भी पॉलिसी थी तब बढ़ाई जा सकती थी, अचानक ऐसा क्या दिख गया गवर्नर को जो हम जानना चाहेंगे जिसकी वजह से अचानक रेपो रेट बढ़ा दी गई। यही सवाल महत्वपूर्ण है आज के लिए हमें समझना, क्योंकि रिजर्व बैंक गवर्नर, बहुत सारे लोग बाजार में और बहुत सारे लोग इस बात पे को लेकर उलझे हुए हैं कि रिजर्व बैंक गवर्नर को नया महंगाई में ऐसा क्या मिल गया। जिन दोनों कमोडिटीज़ और एनर्जी के इन्फ्लेशन की बात आपने की, वो जनवरी फरवरी मार्च में ही उस लेवल पर पहुंच चुकी थी और फिर भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी पिछली पॉलिसी में केवल अलार्म किया था, वार्न किया था और कहा था कि उस पर नज़र रख रहे हैं। और वो जो महंगाई जिसने रिजर्व बैंक गवर्नर को सबसे ज़्यादा डराया वो है फूड इन्फ्लेशन, वो हमारी थाली की महंगाई है। और उससे करीब से जो हम देखें उसके जो आंकड़े हैं और जो आंकड़े रिजर्व बैंक के पास या बाकी लोगों के पास पहुंचे हैं, उसने रिजर्व बैंक गवर्नर को इस बात के लिए प्रेरित किया या रिजर्व बैंक एक तरह से डर गया, घबराया इसको देखकर। भारत के सीपीआई में फूड बास्केट का वेटेज करीब करीब 46% के आसपास है, 45.86% के आसपास है। अब आप इस भारत की थाली में देखिए, एडिबल ऑयल करीब करीब 19% महंगा है। वेजिटेबल्स की सब्जियों की महंगाई जो मौसमी कारण से आई है वो करीब करीब 12% महंगी है। मीट और फिश करीब 10% महंगे हैं। स्पाइसेस करीब 9% महंगे हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसके आगे देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो वीट है। वीट की महंगाई करीब 8% के आसपास है। या सब अगर इस पूरी थाली को आप ध्यान से देखें तो ये वो थाली थी वो जो शायद रिजर्व बैंक गवर्नर को दिखाई दी। और ये फूड इन्फ्लेशन थी जिसने आरबीआई को तुरंत ब्याज दरें बढ़ाने, इन्फ्लेशन को लेकर एकदम खतरे का सायरन बजा देने और एक तरह से फायर फाइटिंग करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि शायद यहाँ से आने वाले समय में, अगले महीने में, और जो इस तरीके की परिस्थितियाँ हमको गेहूं की कीमत को लेकर दिखाई दे रही, चावल की कीमत को लेकर दिखाई दे रही हैं, मौसमी असर के कारण फल सब्जियों की सप्लाई को लेकर दिखाई दे रही, उस हिसाब से आशंका यह है कि अप्रैल मई के महीनों में भारत की उपभोक्ता महंगाई बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती। और ये वो डर था, ये वो बेचैनी थी जिसने रिजर्व बैंक गवर्नर को अचानक आनन फानन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर ब्याज दरें बढ़ाने
उठाने पर बाध्य किया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या इस पूरी गतिविधियों से यह महंगाई कम हो जाएगी, खाद्य उत्पादों की महंगाई में कोई कमी आएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा हमने कल के कार्यक्रम में कहा था कि जब रिजर्व बैंक गवर्नर ने झंडा उठाकर एक कहा कि महंगाई है, तो अब शायद सरकार को भी ये समझ में आएगा कि महंगाई है, और फिर उसके बाद सप्लाई साइड के जो चैलेंजेस हैं, आपूर्ति बेहतर करने के जो चैलेंजेस हैं, उनसे सरकार आंख मिलाना शुरू करेगी और कुछ ऐसे कदम लेगी जिससे कि कम से कम आपूर्ति के सहारे महंगाई को थोड़े हद तक थामा जा सके। बिल्कुल, कल तक ये जाना कि कीमतें बढ़ी हैं, रेपो रेट बढ़ी है, आज ये जाना कि अचानक क्यों बढ़ी हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने और कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल की वजह से भारतीय करेंसी रुपया एक बार फिर दबाव में आ गया है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे तक लुढ़क गया और $1 की कीमत 76 रुपये 73 पैसे तक पहुंच गई। ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बाद रुपए को सहारा मिलेगा। ऐसा हुआ भी। हमें तत्कालिक तौर पर देखा कि जब रेपो रेट बढ़ी तो रुपया कुछ स्ट्रांग हुआ, लेकिन अगले ही 2 दिनों में रुपए में तेज गिरावट देखने को मिली। सर, क्या वजह है इस गिरावट की? रुपया इतना तेजी से क्यों कमजोर हो रहा है? एक और वजह शुभम, आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने की जो बाजार से मिल रही है, हालांकि आरबीआई ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन एक और वजह जो हमें दिखाई देती है वो ये कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और रुपए में गिरावट को रोकने के लिए एक और तरीका था कि भारत भी अपनी ब्याज दरें में बढ़ोतरी करे, क्योंकि बाकी दुनिया के सारे देशों की और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जहां से हम कैपिटल इंपोर्ट करते हैं, जहां से हमारे पास पूंजी आती है, उन देशों में ब्याज दरें बढ़ी हैं, तो आपके यहाँ ब्याज दरें कम होने का मतलब है कि आपकी करेंसी वीक रहेगी और उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी जहां से आप पूंजी इंपोर्ट करते हैं। बाजार का सामान्य नियम है। और चूंकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी कमी हो चुकी है पिछले दिनों में, और भारत के विदेशी निवेशक भारत के बाजार से 2008 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली कर चुके हैं, इसलिए भी रिजर्व बैंक इस बात के लिए प्रेरित हुआ था कि उसे तत्काल ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए। 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद अगर आप रुपए की ट्रेजेक्टरी देखें, आरबीआई की जो इंटरवीनिंग मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसके बाद हमने लगातार पहले दिन शायद 20 पैसे और अगले दिन 6 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी हमने रुपए में डॉलर के हिसाब से देखी। लेकिन अचानक जितनी बढ़ोतरी हमने देखी थी उस सब को फेडरल रिजर्व ने अपनी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से बराबर कर दिया। और कल की परसों की घोषणा के बाद 24 घंटे में डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दुनिया की बाकी सारी करेंसीज चूंकि डॉलर से पेग होती हैं, अमेरिकी डॉलर से, तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उन करेंसीज में गिरावट आई और आज रुपया 77 से थोड़ा दूर 76-96 के आसपास तक पहुंच गया। गिरावट के बाद इस स्तर तक आ गया। इसने क्या किया है, इस गिरावट ने रिजर्व बैंक की पॉलिसी के या ब्याज दरों में बढ़ोतरी के असर को विदेशी मुद्रा के मामले में शून्य कर दिया। 2 दिन में वो पूरा का पूरा फैसला डिस्काउंट हो गया और रुपया अब यहां वापस आकर खड़ा हो गया। यहां 2 सिनेरियो बनते दिखते हैं। एक सिनेरियो बनता दिखता है ये कि बाजार ये मान रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ये मान रहा है कि आज अमेरिका से रात तक एम्प्लॉयमेंट के और बाकी आंकड़े आएंगे जिनका असर दिखाई देगा, और आने वाले समय में अमेरिका का फेडरल रिजर्व 2-3 राउंड में और बढ़ोतरी करेगा, यानी डॉलर में मजबूती के संकेत या डॉलर इंडेक्स में मजबूती के संकेत, संभावनाएं आगे आने वाले समय तक बनी रहेंगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए, उसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक पर यह दबाव होगा कि वो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करे, और इसलिए शुभ में माना जा रहा है कि जून की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की एक बढ़ोतरी और हो सकती। तो बढ़ोतरी केवल इसलिए नहीं है कि आपके और हमारे जेब में महंगाई कम हो सके, या वो बढ़ोतरी इसलिए नहीं है कि भारत में महंगाई कम हो सके, उसका एक बहुत बड़ा पहलू, बहुत बड़ा हिस्सा रुपए को तेज गिरावट से रोकने के लिए, रुपए की गिरावट को थामने के लिए भी आता है। और यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो होड़ शुरू हुई है ब्याज दरें बढ़ाने की डॉलर बेस्ड इकोनॉमी में और भारत के बीच में, ये कहां जाकर रुकती है और इसमें हम कहां खड़े होते हैं। पर इस पूरे तूफान में रुपया फंसा रहेगा और उसके संकेत आज हमें दिखाई दिए। चलिए, चलते चलते एक और जरूरी खबर। ट्विटर को खरीदने की डील पूरी होने के बाद एलन मस्क उसके अस्थायी सीईओ बन सकते हैं। ट्विटर को मस्क 44 अरब डॉलर में खरीदने जा रहे हैं और डील के लिए फिलहाल फंड जुटाने की जुगाड़ कर रहे हैं। सर, कितना फंड की जुगाड़ हो गई, कहां से क्या खबरें मिल रही हैं? $7 बिलियन के आसपास के फंड की सूचना मिल रही है। एलन मस्क ने जो ओरेकल कॉर्प के को फाउंडर हैं लैरी एरिसन, उनको इस डील में शामिल किया है। एक अरेबियन इन्वेस्टर हैं प्रिंस अलवीद बिन तलाल, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक लंबी सूची है। यानी एलन मस्क ने धीमे धीमे अपने लिए फंड्स की व्यवस्था शुरू कर दी है, और उसमें एक लंबी लिस्ट आई है। करीब करीब मॉर्गन स्टैनले को टेस्ला के शेयर
प्लेस किए गए हैं, जिससे जो मेरा पास आंकड़ा उपलब्ध है वो करीब $12 बिलियन डॉलर के आसपास का लोन उनको टेस्ला के शेयरों पर मिलेगा। लेकिन दिलचस्प देखना इस पूरे फंडिंग पैटर्न में ये है कि अचानक बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दुनिया के बहुत सारे सॉवरेन वेल्थ फंड और रिचेज मस्क के पीछे खड़े होकर ट्विटर की खरीद को फिनांस करने के लिए आगे आ गए हैं। अब इसमें कौन कौन सामने आते हैं, कौन कौन कितना पैसा मेज पर कमिट करते हैं, ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन मस्क ने अपना अभियान शुरू कर दिया और उसमें दो तीन बड़े इन्वेस्टर्स उनके साथ फिलहाल आकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आज तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। अगली मुलाकात हम और आप करेंगे मनी सेंट्रल में शाम को 7 बजे सोमवार के दिन, लेकिन उससे पहले रविवार को हम आएंगे 11:15 बजे इकोनॉमिकम लेकर। दर्शकों को बता दीजिए इकोनॉमिकम का मुद्दा क्या है इस बार। इस बार इकोनॉमिकम में हम आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद राज्यों की परिस्थिति की, जिसमें उन्होंने राज्यों से कहा है कि उन्हें पेट्रोल डीजल पर वैट घटाना चाहिए या टैक्स में कमी करनी चाहिए। क्या हो रहा है राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में, प्रधानमंत्री के इस बयान पर राज्य कितनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्या जीएसटी जो राज्यों और केंद्र के रिश्ते में सबसे नया एडहेसिव या सबसे नई ताकत बनकर आया था, वही सबसे बड़ी दरार बनने वाला है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्य के आर्थिक रिश्तों का नया दौर कितना ऊबड़ खाबड़ हो सकता है। बिल्कुल, तो आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते छोड़ जा रहा हूं मैं एलआईसी के एक अपडेट के साथ। एलआईसी का अपडेट यह है कि 2 दिन में एलआईसी का आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया। पूरी तरह सब्सक्राइब होने के बाद भी अब तीसरे दिन से और 9 तारीख तक जो बोलियां आएंगी वो इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगी। ये कई गुना सब्सक्राइब होगा। ये जितने गुना सब्सक्राइब होगा उतनी ही उम्मीदें इस बात की बढ़ जाएंगी कि जिन लोगों को आईपीओ में शेयर मिलेंगे उनको तगड़ा मुनाफा होगा। तो आप इस ग्राफिक्स में देखिए, समझिए कि किस कैटेगरी में एलआईसी का आईपीओ कितने गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया और आपकी कितनी उम्मीदें हैं आईपीओ में लॉटरी लगने की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। यही का तन्हा